बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम दिला स्टार में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस्तेहकाम किसी हद तक एक खबर के बाद हमें देखने में आ रहा है, लेकिन ये इस्तेहकाम क्या वाकई आएगा तो उसके लिए तमाम सियासी जमातों का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है। क्या सियासी जमातें मुत्तफ़िक होंगी, ये बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह में जो रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और हफ्तावार महंगाई की शरह 41% तक जा पहुंची है, इसके नताइज क्या होंगे? IMF के साथ हमारी अभी तक डील कंफर्म नहीं हो पाई। स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद हमें जो समरात भुगतना पड़ रहे हैं, ये मुआहदा हो गया तो फिर कितने समरात हमें भुगतना पड़ेंगे, वो बुनियादी सवाल है। कमर्शियल बैंक्स की जानिब से अभी तक पाकिस्तान को जो कर्जा जात मौसूल नहीं हो सके, ये एक बुनियादी सवाल है कि ये ज़र मुबादला पे किस हद तक असरअंदाज होंगी और पाकिस्तान का ज़र मुबादला किस हद तक बढ़ेगा। लेकिन बात का आगाज करते हैं। आज जो सदर मुमलिकत की जानिब से 30 अप्रैल पंजाब में इंतखाब तारीख दी गई है, इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बाद के इलेक्शन कमीशन ने सिफारिशात जो भेजी थी 30 अप्रैल से 7 मई से वो जो तारीख दी गई थी, तो उसमें 30 अप्रैल का चुनाव किया गया और 30 अप्रैल का चुनाव करने के बाद ये फैसला किया गया है कि अब खैबर पख्तूनख्वा का भी फैसला किया जाएगा। तो अब वहां से समरात क्या देखने को मिलेंगे, ये एक बुनियादी सवाल है। तो क्या पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन में उतरने के लिए तैयार हैं? राणा साहब की तरफ बढ़ते हैं। राणा साहब, क्या पाकिस्तानी सियासत किस तरफ को चल पड़ी है? नैरेटिव किसका मजबूत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, दो चीज़ें बार ज़हन में रखिएगा कि अभी आपने खुद ही अपने इंट्रो में कहा कि क्या बाकी सियासी जमातें इंतहाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं या नहीं। देखें, इंतहाबी मैदान में उनको उतरना पड़ेगा। वो तैयार है या नहीं, ये एक बात, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन उतरना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला है, उस फैसले की रोशनी में चीफ इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी है। उन दो डेटों में से एक तारीख जो है वो सदर पाकिस्तान ने कानून और आइन के मुताबिक कह दिया कि इस तारीख पर आप इलेक्शन करवा दें। अब कल या परसों उसका शेड्यूल जारी हो जाएगा। जितने 54 दिन का जो बनता है, उस 54 दिन से पहले जितने दिन करना पड़ता है वो 1 या 2 दिन में पूरे हो जाएंगे, उसका शेड्यूल जारी हो जाएगा। अब मुझे बताएं, अब जो बात सवाल है ना, क्या बाकी सियासी जमातें तो वो एक है ना, पंजाबी का गंडियां हुई सोनिया भी सोना यार। फिर बाकी तो सियासी जमातें चाहती थी कि पाकिस्तान की सियासत में तो और हो ही कोई ना। भाई मुझे बताएं, मुस्लिम लीग नोट किस तरह उतरेगी? हर दुनिया की चीज महंगी, कब्र तक महंगी हो गई है, कफन तक महंगा हो गया है। किस तरह उतरेंगे इंतहाबी मैदान में? पीपल्स पार्टी ने क्या कर दिया जो इंतहाबी मैदान में उतरेंगे? मौलाना फजलुर रहमान का जादू खत्म हो गया है, उनका सबसे फेवरेट उम्मीदवार हार गया। खुद वो इलेक्शन के लिए गंडापुर के मुकाबले में आने के लिए तैयार नहीं है। MKM के पल्ले कुछ नहीं है, उसके बाद ANP जो है उसके पल्ले कुछ नहीं है। किस तरीके से उतरेंगे ये नहीं मैदान में उतर सकते। ये तो चाहेंगे कि अल्लाह करे कोई जलजला आ जाए, ये तो चाहेंगे कि कोई ऐसी चीज हो जाए। इनको मुल्क से मफाद नहीं है, इनको मफाद अपने इक़्तिदार से है। ये इमरान खान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि इमरान खान 10 महीने से ज्यादा आप इमरान खान और उसकी बीवी पर एक करप्शन का सबूत नहीं सामने ला सके। एक चीज गरी बेच दी भाई, उसने चोरी करके बेची, उसने तोशाखाना में पैसे जमा कराए, उसने तोशाखाना के तमाम कवानीन को पूरा किया। आपके पास जो गाड़ियां हैं, कितने में किसने कौन सी गाड़ी ली, आपने ब्रीफिंग दी कि हम बिल्कुल सामने लाएंगे तोशाखाना का सारा मामला, एक चीज सामने लाएंगे। यासर साहब, आज तक आई है वो? तो राणा साहब, ये फराह खान में इन्हें क्या दिखाई देता? पकड़े फराह खान, आज तक काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी तो जारी हो चुका है। मैं अर्ज कर रहा हूं, फराह गोगी हुकूमत का हिस्सा थी नहीं, तो पकड़े, उसे क्यों नहीं पकड़ते? पकड़ के उसका रिमांड लेके उससे अगर उसने कोई जुर्म किया है उसे बुलाएं, अगर नहीं जुर्म किया तो फिर तो ये भी तो देखे ना, एक ज़मीन उसने खरीदी, वही ज़मीन सरदार याद सादक ने भी खरीदी, तो फिर एहतसाब तो सबको होना चाहिए ना। या सर, बात इतनी सी है। अब आज खान साहब ने जो मुलाकात में बातें की हैं, बड़ी मज़ेदार बातें हैं। देखो, आज उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि मुझ पर या मेरी बेगम पर एक करप्शन का इल्ज़ाम साबित कर दे, करें सब। आज उन्होंने कहा मेरी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई कोई नहीं है, मुझे सुबह बुलाएं, मैं मिलने के लिए तैयार हूं। अगर कोई तीसरा बंदा कोई ऐसी गेम डाल रहा है कि जानबूझ के ये तासर पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उसे बेनकाब होना चाहिए। बड़ी खुल डुल के बातें आई। एक बात ध्यान में रखिएगा, इस इलेक्शन में 30 को इलेक्शन हो जाए, चले मैं इतना सा इशारा दे दूं, 30 से पहले बड़ा सरप्राइज आएगा, इतना बड़ा सरप्राइज आएगा कि आप सोच नहीं सकते।
राणा साहब ये 30 को इलेक्शन होते दिखाई दे रहा है। मैं कह रहा हूँ 30 से पहले एक बड़ा सरप्राइज आएगा, उसके बाद फाइनल होगा कि इलेक्शन इकट्ठे होने हैं या 30 को होने। नहीं, आप ये समझते हैं कि 30 से पहले विफाकी हुकूमत भी डिसॉल्व हो सकती है? मैं कह रहा हूँ बड़ा कुछ हो सकता है, बड़ा कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। नहीं, अभी तक सोच विचार क्या है? रवाबित किसके जारी हैं? बैकडोर डिप्लोमेसी भी अगर जारी है तो किसके? कल एक मीटिंग होगी। अच्छा, कल एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग के बाद बहुत सी चीजें जो है ना वो क्लियर होकर सामने आ जाएंगी। कल एक बड़ी अहम मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद बहुत सी चीजें सामने आएंगी। दो चीजें ज़हन में रख लीजिएगा, बड़ा क्लियर और वाज़ेह तरह आपको एक बता दूं, सारे प्लान नाकाम हो गए, सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। प्लानिंग ये थी कि इलेक्शन नहीं होंगे, प्लानिंग ये थी फैसला ऐसा नहीं होगा, प्लानिंग ये थी कि जनाब ये चलेगा। कोई 2 साल मजीद टाइम ले रहा था, कोई कह रहा था मुआशी एमरजेंसी लगाकर 6 माह का टाइम मिल जाएगा, याद है ना आपको? जी जी। तो आज तो वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक डार साहब ने ये कह दिया है कि जनाब कोई मुआशी एमरजेंसी नहीं लगा। और आज डॉलर की क्या कीमत है ये सब के सामने है। आज डॉलर 6 रुपए कम होकर भी 278 रुपए तक पहुंचा है। तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर ओपन मार्केट में अगर देखा जाए तो 300 से ऊपर भी दस्तयाब नहीं है। आज के दिन वजीर खजाना इसहाक डार का डॉलर के हवाले से क्या कहना है वो भी जरा मुलाहिजा कर लीजिए। वो जब मैं जहाज में बैठा था तो लोगों ने बड़ी मेहरबानी की और खुद ही शुरू हो गए और वो करते करते 217 पे आ गया। जब मैं वाशिंगटन एनुअल मीटिंग में गया तो पीछे पता नहीं क्या जादू चलाया किसी ने, वो दोबारा रिवर्स शुरू हो गया। कल क्या हुआ उसका भी मुझे नहीं पता, आज क्या हुआ, आज फिर वो 8-10 रुपए बेहतर हो गया। अवाम को ये खबर है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। अवाम को ये खबर है कि जो पाकिस्तान की बदतरीन तबाही की जो गाड़ी चल रही थी उसमें रुकावट आएगी। अवाम को ये खबर है कि इसको वापस 24th इकोनॉमी की तरफ से 47 से उस रास्ते में दोबारा चलाया जाएगा। ये कितना वक्त लगता है अल्लाह को पता है। नाज़रीन, वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है। राना साहब, आप क्या समझते हैं? इसहाक डार साहब नाकाम हुए हैं, परेशान हुए हैं, रवाबित कहीं तात्तुल का शिकार हो गए हैं कि उनकी समझ बूझ में बात नहीं आ रही कि माजी में वो क्या बात करते रहे और अब भी उन्हीं बातों पर ही हैं कि हो जाएगा? या सर, मैं 2 चीज़ें को आज की गुफ्तगू के बाद तो चाहिए था कि रिजाइन देते और घर चले जाते। अच्छा, आज वैसे 6 सुर्खियों में बातें यही थी कि वो रिजाइन दे जो देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ये कि मुझे ये नहीं समझ आई कि डॉलर किस तरह बढ़ गया। नहीं, कल क्या हुआ और आज क्या हुआ, आज कैसे हुआ? भाई तुम वज़ीर ख़ज़ाना नहीं हो, फिर क्या हो? किसी दूध वाली दुकान पे बैठे हो? ये तुम्हारा काम है। तुमने कहा था मैं पकड़ूंगा, याद है आपको? इन्होंने कहा था मैं डॉलर को ब्लैक करने वालों को पकड़ूंगा, मैं डॉलर फ्रां करने वाले को पकड़ूंगा। इस मुल्क की मशीयत को आपने कब्र में उतार दिया और अभी आपको पता ही नहीं कि डॉलर किस तरह महंगा हो गया, किस तरह सस्ता हो गया। फिर आप कहते हैं जनाब मैंने, आज ही इन्होंने कहना मैंने तो कोई ऐसा कमाल नहीं किया, मैं मेरे बाबी जहाज में बैठा खुद ही डॉलर सस्ता हो गया, फिर मैं पाकिस्तान से बाहर गया तो अचानक डॉलर फिर महंगा हो गया। भाई आपको अगर इतना कंट्रोल ही नहीं है, अगर आपको इतना इल्म ही नहीं है, तो दूसरी बात है यासिर साहब, मुस्लिम लीग नून के कितने लोगों की कितनी गुफ्तगू निकालेंगे। मरियम साहबा ने कहा खुदकशी कर लेंगे मियाँ साहब, अपने आप को हुकूमत तोड़ देंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। चंद दिन पहले उन्होंने कहा ये हमारी हुकूमत है नहीं, पेट्रोल 5 रुपए सस्ता हुआ। मरियम नवाज साहिबा की आज की गुफ्तगू सुनवाते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह बबांगे दोहल तकरीर की है गुजरांवाला की तकरीब में, वो जरा मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। लॉन्ग मार्च के लोगों के बच्चों को कहता रहा निकलो, खुद हेलीकॉप्टर में हवा में मुअल्लक रहा। तो उस लॉन्ग मार्च ने नाकाम नहीं होना था तो और क्या होना था? कल जेल भरो तहरीक भी अपनी आहों और सिसकियों के साथ इख्तिताम को पहुंची। मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो इलेक्शन के लिए मैदान में उतर चुकी है। और ये याद रखना, मुस्लिम लीग नून हारने के लिए मैदान में नहीं उतरी, इंशाअल्लाह ताला जीतने के लिए मैदान में उतरी है। 5 महीने से प्लास्टर उतर नहीं रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला सुनते हुए आज ही उतर गया। राना साहब, मरियम नवाज साहिबा आज बबांगे दोहल ये कहती रही हैं कि हम आईना दिखाएं तो तौहीन अदालत याद आ जाती है, अदालत बुलाती रहे तो प्लस्तर डाल के कोई बैठा रहता है। वो तो नया नैरेटिव बना रही है कि सारी तबाही की इमरान खान ने। उन्हें बताएं, उन्हें याद कराएं यासिर साहब, अगर आपकी मुलाकात हो उन्हें बताइएगा। अगर नहीं, वैसे बतौर एंकर आप जब मिलने जाएं कभी उनसे बताइएगा कि मोहतरमा सुप्रीम कोर्ट पर हमला इमरान खान ने नहीं किया था। उन्हें बताइएगा कि जजिस की खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम आप लोगों पे है। उन्हें बताइएगा कि जनाब इसहाक डार साहब
अभी जहाज में बैठते हैं तो बेल का बंदोबस्त होता है। उन्हें बताइएगा कि ये मैंने या इमरान खान ने नहीं कहा था, किसी ने नहीं कहा था कि इनको कौन गारंटी दे दे मियां नवाज शरीफ को मंगल तक बच जाएंगे, तो फिर हम जनाब आपकी बात मान लेते हैं। ये हमने नहीं कहा था। जब 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 इनको मिले तो अच्छा, जब किसी को सूरत मिले तो बुरी। क्या बात कर रही है मरियम साहिबा जो है ना, इनको सियासत में लाए थे कि तुम जाओ इमरान खान का तौर करने। ये बेचारी एक दिन पहले अचानक इनके हवाले से खबर चलती है कि उनका शदीद गला ख़राब है, तबीयत बड़ी ख़राब है, और आज वो जिस तरह बोल रही थी, जिस तरह गरज रही थी, तो क्या हुआ? इलेक्शन में आए, इमरान खान झूठा है ना, इमरान खान का जाली प्लस्तर है, चलो ठीक है। और मियाँ साहब तो ठीक है ना, उनको तो कोई प्लस्तर नहीं लगा हुआ, उनको तो कुछ नहीं हुआ। बुलाएं मियाँ साहब को पाकिस्तान, लाएं यहाँ पे, अपने दोनों भाइयों को भी बुलाएं, उन्हें कि इस पाकिस्तान को आपकी जरूरत है, आए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर डॉलर लेकर आए, यहाँ इस पाकिस्तान को जो है के माशी हालात जो है उनको बेहतर करें। इसी तरह इसाक डार साहब भी अपने बेटे को कहे, इसी तरह अपने चाहने वालों को भी कहे, ताकि पाकिस्तान के साथ आप लोगों की मोहब्बत नजर आए। जब पाकिस्तान के साथ आपकी मोहब्बत जो है ना वो सामने आए। या सर इनकी तकरीरों पे न जाया करें। राणा साहब, ऑडियो लीक्स पे फिर क्या कहेंगे? ये ऑडियो लीक्स आपको मजीद दिखाई दे रही हैं आने वाले दिनों में? मैंने तो पिछले प्रोग्राम में कहा था ऑडियो लीक्स किया तो बेइंतहा है, अभी तो वीडियो लीक्स भी आनी है। किसकी यहाँ पे तो बेइंतहा यही काम चल रहे हैं। लेकिन आप ना किसी ऑडियो लीक का फर्क है, ना किसी वीडियो लीक का फर्क है। यासर साहब, ये अवाम के जितने मसाइल हो चुके हैं, अवाम को उससे निकलने के लिए हल एक दिखाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिखाई देती है, लेकिन उसका तोड़ वफाकी हुकूमत किस तरीके से करेगी, शायद इस पे सोच विचार उनकी जारी है। इस पे मजीद भी बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुआशी तबाही, यहाँ पे सब्सिडाइज जितने सेक्टर्स थे उनका खात्मा कर दिया गया। जो किसानों को सब्सिडी मिलती थी बिजली कीमत में, उसका खात्मा हो गया। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट से वाबस्ता थी उसकी सब्सिडी में खात्मा करता गया। यहाँ पे सेल्स टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया गया। मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ और उस पॉलिसी के बाद शरह सूद में भी इजाफा कर दिया गया। उसके बाद जितने सेक्टर्स के अंदर सब्सिडी पहले दी गई उसको खत्म किया गया। जीडीपी की शरह को बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो होगी नहीं। पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबों के बजट के ऊपर कट लगाया जाएगा। किफायतशारी पॉलिसी चल रही है, लेकिन किफायतशारी पॉलिसी के एवज आपको कोई भी बैंक कर्जा देने को तैयार नहीं है। आईएमएफ के साथ डील होगी तो कितने कमर्शियल बैंक्स पाकिस्तान को कर्जा देंगे? शरह सूद में इजाफा, एक तरफ खुदा से मजीद जंग नहीं कर सकते इसके दावे किए जाते रहे, और अब उस शरह के अंदर इजाफा, इसमें किस हद तक मुमासलत किसके कहने पर रखी गई, इस पर बुनियादी तौर पर बात करेंगे। राणा साहब की तरफ बढ़ते हैं। राणा साहब क्या समझते हैं पाकिस्तान का मौजूदा मुआशी निज़ाम, सब्सिडीज का खात्मा, टैक्सेस का इजाफा, शरह सूद का इजाफा, किधर जाएगी मईशत? है पाकिस्तान में अभी कुछ बची कुछ तो होगी, कुछ एक सेक्टर्स के लिए होगी जो उमरा होंगे, शायद वो भी अब इस मुल्क में अब वो बचे हैं जो बेइंतहा अमीर थे। जो बेचारा मिडल मैन था वो मर गया, जो सफ़ेद पोश था ख़त्म हो गया, जो गरीब था वो भूखा रहना शुरू हो गया। ये हालात है। जिसकी एक या दो इंडस्ट्रियां थी वो बंद हो गई, जिसकी 3 इंडस्ट्रियां थी वो भी बंद हो गई, जिसकी 5 थी वो भी बंद हो गई। अब इस मुल्क के माशी हालात जो है ना वो सारे कब्र के अंदर उतर चुके हैं। जनाजा पढ़ा गया है, और जनाजा किसी और ने नहीं पढ़ा, जनाजा इस मुल्क के हुक्मरानों ने पढ़ा है, इस मुल्क के हुक्मरानों ने पढ़ाया है, इस मुल्क के हुक्मरानों ने दफनाया है, इस मुल्क के हुक्मरानों ने माशियत को बीमार भी किया है, उससे ऑक्सीजन तक छीन ली है। किस तरह छीनी है आपको नहीं पता? आप मुझे बताएं, इसाक डार को आप लेके आए, मुफ्ता इस्माइल को आप लेके आए, सबको आप लेकर आए, क्या कोई एक चीज ऐसी बता दे जो आपने इस मुल्क के अंदर बचाई हो? कोई एक चीज? वो तो गुज़श्ता हुकूमत पे रखे गए। आज वज़ीर ख़ज़ाना ने ये कह दिया शबर जैदी ने जो किया उनको तो जेल में होना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं डाल दे जेल में? क्यों नहीं डाल दे जेल में? हुकूमत किसकी है? हुकूमत आपकी। डॉलर चोरी करने, महंगा करने वाले, डॉलर की किल्लत पैदा करने वालों को पकड़ा नहीं? पकड़ा ना। शब्बर जैदी ने गलत किया, उसे पकड़ा नहीं? पकड़ा ना। मुफ्ता इस्माइल ने गलत किया बकौल इसाक डार साहब के, पकड़ा नहीं? पकड़ा ना। लोगों ने डॉलर की ब्लैकमेलिंग की, डॉलर चोरी किया, डॉलर स्मगलिंग किया, उसको पकड़ा नहीं? पकड़ा ना। किसको पकड़ा इन्होंने? इन्होंने पकड़ा है उन तमाम तफ्तीशी अफसरान को
जो इनके केस की तफ्तीश कर रहे थे, और उन्हें राम किया, अपने केस खत्म करवाए हैं और अपना हिस्सा हर उस काम में वसूल किया जिसमें इनको फायदा नजर आए। मुझे एक बात है, जिस मुल्क के वजीर खजाना को डॉलर की कीमत बढ़ने कम होने का पता ना हो, उसको वजीर खजाना रहने का हक है? मुझे बता दें, क्या आज किसान चीखें नहीं मार रहा? क्या आज आम दुकानदार नहीं रो रहा? क्या आज आने वाले, बल्कि आज क्या आने वाले चंद दिनों बाद जब रमजान शरीफ का महीना शुरू होगा तो लोग रोजा किस तरह रखेंगे, लोग रोजा किस तरह खोलेंगे? यासर ये सोचें, अभी आप यहां से निकले बाहर, ये हमारे दफ्तर के बिल्कुल बाहर आगे जाएं, एक प्लाट है, उसमें एक शख्स जूतियां पुरानी लगा के बैठा हुआ है। मैं रुका उसके पास, अभी आप जाकर जरूर देखिएगा, बच्चों की बड़ों की बड़ी पुरानी जूतियां साफ करके बैठे हैं। उसने कहा, मैं अपने घर के बच्चों की जूतियां लेकर आया हूं यहां बेचने, जूतियां बेचूंगा तो घर का आटा लेके जाऊंगा, बच्चे नंगे पांव भिड़ लें, मैं नंगा पांव भिड़ लूं, कुछ नहीं होता, बच्चों को रोटी तो मिलनी चाहिए ना। जब आप जिस मुल्क में यह हाल कर दें, आपने कहा जनाब कि हमने लग्जरी तमाम चीजें खत्म कर दी हैं, एक वजीर दिखा दे जिसकी गाड़ी खत्म की आपने, मरियम के साथ तो आपका स्क्वाड आप खत्म नहीं कर सके, आप बाकी जगहों पे चीजें खत्म नहीं कर सके। चिकन एक ऐसी चीज थी जो हर शख्स खा सकता था, अब चिकन ख्वाब बनता जा रहा, ख्वाब। मटन तो खाना ही मुमकिन नहीं है ना, अब दाल नहीं आप खा सकते, सब्जी आपकी पहुंच से बाहर है। आने वाले दिनों में तो हालात इससे भी बड़े ही बुरे होंगे। 100 यूनिट पे 4000 रुपया बिल आ रहा है, 100 यूनिट पे कहां से देंगे लोग? हाँ साहब, आप 4000 की बात करते हैं, अभी टैरिफ बढ़ लेने दे 4000 का, मैं पूछूंगा कि कितना 4000 आता है। यार मैं कह रहा हूं कहां से देंगे लोग, मुझे ये बता दें आप। लोग बेचारे भूख से मर जाएंगे, लोग बिल देंगे या अपने बच्चों का खाना क्या करेंगे? हाउसिंग सोसाइटी, यहां आपका प्रॉपर्टी का कारोबार जीरो, आपका टेक्सटाइल का कारोबार जीरो, आपका लोहे का कारोबार जीरो, आपका खाने पीने का कारोबार जीरो, तो क्या किस तरह चलेगा इस मुल्क में? देखें, एक शख्स की अगर इंडस्ट्री है वो चलेगी तो आगे लोगों को मिलेगा ना, है ही कुछ नहीं। मैंने आज एक ब्रायलर एसोसिएशन के अहदेदार से पूछा, मैं कहा क्या करेंगे आप? उसने कहा जी हम आगे आने वाले दिनों में खपत कम कर देंगे, हमारे पास चीजें ही नहीं है। वो तो खपत तो वैसे ही राणा साहब कम की हुई है उन्होंने कि इससे भी कम कर देंगे, कम हुई है तो ये 750 तक उनके बिल्कुल। उसने कहा ये 1100 तक जाएगा, ये मुझे उसने लफ्ज़ अदा किए। मैंने कहा भाई रमजान में होटल बंद हो जाते हैं तो ये, उन्होंने कहा जो भी होगा आप देख लीजिएगा, साथ ये आपका दूध 300 रुपये तक जाएगा, आपकी बाकी चीजें कितनी महंगी होंगी आप सोच नहीं सकते। तो साहब ये हुकूमत भी क्या कर रही है? ये हुकूमत क्या कर रही है? मैं कल का वाकया बताता हूँ। फ्लोर मिल्स ने बायकॉट करने का ऐलान किया है। उनका ये कहना है कि सिंध का मैं हवाला दे रहा हूँ कि 130 रुपए वो फी किलो आटा बेच रहे हैं, तो वो ये कहते हैं, हुकूमत कहती है 105 रुपए फी किलो बेचो। वो कहते हैं हुकूमत हमें 8500 रुपए फी मन में जो गंदुम दे रही है उसकी कैटेगरी ये है कि उसे साफ करते करते अगर मन पूरी करें तो वो 1100 रुपए तक जाए, 11000 रुपए तक जाएगी। तो हम किस तरीके से 105 पे दे दें? मैं तो कह रहा हूँ सब्र तो करें। रोटी मिलेगी 80 रुपये में, नान मिलेगा 100 रुपये में। या आप मेरी बात लिख लीजिएगा कागज़ पे, अगर इन्होंने होश के नाखून ना लिए तो फिर क्या होगा? फिर एक घर में एक रोटी जाएगी, 5 या 4 बच्चे हैं, माँ नहीं खाएगी, बाप नहीं खाएगा, उन 4 टुकड़ों को 4 बच्चों में तकसीम कर दिया जाएगा। चले, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के लिए क्या उठाना चाहती है? सेनेटर एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। चौधरी साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। चौधरी साहब, आज एक तो ऐलान हो गया कि पंजाब में इंतखाबात 30 तारीख को होंगे, दूसरा आपने महंगाई के खिलाफ जलसे जुलूसों का फैसला किया है। ये आम आवाम के इस वक्त हालात देखते हुए क्या आपको ये लगता है कि आवाम को इस वक्त सियासत से कोई गर्ज? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो अवाम का सियासत में रोल अदा करने का वक्त आ गया है। किसी को निकालना है और अवामी जो असल कुव्वत है उसको वापस लाना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और बिलखुसूस पंजाब के अवाम तो बिल्कुल तैयार है इस काम के लिए कि वो दिन कब आएगा जब वो अपनी राय से वोट आउट कर देंगे इन लोगों को कि जो इस वक्त यानी एक जिल्लत आमेज जिंदगी पाकिस्तानियों को लेकर आने के जिम्मेदार हैं। आपने अभी चंद दिन पहले जामपुर में के देख लिया है ना लोगों की राय को। इससे भी ज्यादा लोग अपने जज्बात का इजहार करेंगे पूरी कुव्वत के साथ। इनको कैंडिडेट्स भी नहीं मिलेंगे 30 अप्रैल के इंतखाब के लिए पीडीएम के लोगों को। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा एजेंडा लोगों के सामने ये होगा, पहला एजेंडा
कि कोई पाकिस्तान में भूखा ना सोए। जो भी करें हुकूमत, जो भी यानी हमारी हुकूमत आए तो उसका पहला काम ये होना चाहिए, सारे मईशत दान जो हैं इस काम पे हम लगाएंगे कि पाकिस्तान में कोई भूखा ना सोए, लोगों को कम से कम यानी खाने को मुयस्सर आए हर घर के अंदर। ये हमें खदशा और खौफ पैदा हो गया है कि जो बेचारे 2 किलो रोज का आटा खरीदते थे, अब वो 1 किलो भी नहीं खरीद पा रहे रोजाना का आटा। उस दिहाड़ीदार का, मजदूर का, जिसकी नौकरी चली गई है, जिसकी मजदूरी खत्म हो गई है, जिसकी दिहाड़ी अपनी रहती, छाबड़ी वाला, सारे लोग। और ऊपर से रमजान मुबारक के अंदर तो अल्लाह ताला की एक आजमाइश है मुसलमानों के ऊपर कि खुद ही उन्होंने कीमतें बढ़ा देनी होती हैं हर चीज की, और वो उससे भी ज्यादा सख्त उनके लिए जिंदगी आ जाती है जो बाकी 11 महीनों की होती। लेकिन साहब इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई इंतहा को पहुंच चुकी है, हर चीज हो चुकी है। मुझे ये बताएं कि इलेक्शन की तैयारी पूरी है जी? देखिए, हमारी तो चूंकि हम तो इसी फेज में थे पिछले 10-11 महीने, हमने अवामी राब्ता, अवामी जज्बात का इजहार, जो लोग कुछ सोच रहे हैं उसका इजहार, इसके अलावा कोई और काम ही नहीं किया। और दूसरा, इनकी सारी सख्तियां हमने झेली हैं। जो बदमाशी ये कर सकते थे ये इम्पोर्टेड हुकूमत वफाक के अंदर, उसके बाद ये इसकी एक्सटेंशन है, ये जो निगरान पंजाब के अंदर हुकूमत है, इनकी सारी बदमाशियां। मैं इंशाल्लाह आज रात या कल सुबह तक हमारे लोग रिहा होंगे, आपको बताएंगे कि अंदर क्या सलूक किया गया। एक सियासी कैदी और एक जंगी कैदी के अंदर इन्होंने कोई फर्क ही नहीं रहने दिया। लोगों को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और अंधेरे सेल के अंदर रखा, 7-7 दिन 8-8 दिन लोगों को मुंह नहीं धोने दिया, शेव नहीं करने दी, यानी बुनियादी हुकूक, इंसानी हुकूक उससे भी उन्होंने लोगों को यानी अदा नहीं करने दिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि इतना जुल्म इन्होंने किया है। चौधरी साहब करेंगे क्या? ये तमाम लोगों के ऊपर बीतने वाले मजालिम को सिर्फ आवाम तक पहुंचाएंगे, कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, वक्त कहाँ बिताएंगे ये जो इलेक्शन कैंपेन का जारी है? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, तहरीक इंसाफ के इंशाल्लाह 30 अप्रैल के बाद हुकूमत आएगी पंजाब के अंदर, ये सारे लोग कटहरे में होंगे। हम इंतकाम नहीं ले रहे होंगे, लेकिन ये सब लोग अनलॉफुल जितना काम किया है, समेत राना सनाउल्लाह के, और ये सारे जो मेरा ख्याल ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी जो लोग शामिल हैं, ये भी सारा इंसाफ के तकाजे जरूर पूरे होंगे। अगर इससे पहले हम नहीं भी कर सके तो इस मरतबा इतने शदीद जख्म दिए हैं इन्होंने हमें कि हम इंशाअल्लाह ताला इंसाफ के निज़ाम को कायम करेंगे और इंसाफ के कटहरे के अंदर इन सारे जालिमों को लेकर आएंगे। तो क्या टिकटों का आपका जो सिलसिला है वो शुरू हो गया, ख़त्म हो गया, उसकी चॉइस या राना साहब एक मरतबा तो सारे पंजाब के जो टिकट्स हैं जिनको एलोकेट करने हैं उसके ऊपर पूरी डिस्कशन हो गई है, और चेयरमैन चूंकि इस मरतबा ज़ाती तौर पे लोगों को बुलाकर उनसे डिस्कशंस करके खुद फैसला करने जा रहे हैं, इसमें किसी बोर्ड का या किसी और कमेटी का आमद दखल है ही नहीं सके। तो सवाए इसके कि सारे लोग मालूमात जरूर फराहम कर देते हैं, फैसला इंशाअल्लाह ताला खुद चेयरमैन करेंगे। जहाँ तक सूबाई असम्बली के नशिस्तों का ताल्लुक है, उसमें वो लोग तो इंशाअल्लाह होंगे ही जिन्होंने पूरी वफादारी की है। इसलिए जो हमारी को 340-41 के करीब नशिस्तें बनती हैं, उसमें 150-200 तो इंशाअल्लाह पिछले वाले ही लोग रिपीट हो जाएंगे। बाकी जो रह जाएंगी नशिस्तें उनका ऊपर सुनने में ये भी है कि आप कुछ सेनेटर भी आप समेत, या जैसा वलीद इकबाल साहब का नाम आ रहा है, बाकी कुछ सेनेटर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। कम से कम मैं तो इंशाल्लाह चूंकि ऐवान बाला के अंदर हूँ, अलबत्ता आपकी जगह से तो ला रहे हैं, इमरान खान साहब ला रहे हैं ना। खान साहब अगर जिसको हुक्म करेंगे वो इलेक्शन लड़ेंगे, मैं हूँ या कोई और है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं पर्सनली तो इस तरफ नहीं जाना चाहता। वलीद इकबाल साहब का अलबत्ता कंसिडरेशन है, अगर उनका फैसला हो गया तो इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी साहब, क्या नए चेहरे आएंगे, दूसरी पार्टी से चेहरों को शामिल करेंगे, या फिर पुराने लोग जो उम्मीदवार थे उन्हीं में से ज्यादातर लोगों को वापस लाया जाएगा? देखिए, पहली जो शर्त होगी वो तो वफादारी हो, लॉयल्टी टू द पार्टी। मुश्किल वक्त में जो साथ खड़ा रहा है वो इंशाअल्लाह ताला वो उनको टिकट दिया जाए। इसकी तस्दीक कौन करेगा? इलाकाई सदर करेगा या मरकजी रहनुमा करेंगे? मेरा ख्याल है कि चूंकि गवर्नमेंट तहरीके इंसाफ की रही है और ऐसे एक से ज्यादा लोग हैं जिनके पास ये मालूमात हैं,
और वाज़े तौर पे भी हमें इल्म है कि किसने जो बहुत सेंसिटिव टाइम आता है ना कि अब यानी बजट का मौका आ गया है, किसी बिल पास करने का मौका आ गया है, इत्मीनान या अदम इत्मीनान की बारी आ गई है, तो उस वक्त लोगों का कैरेक्टर बिल्कुल सामने आ गया था। फिर जब इम्पोर्टेड हुकूमत का आगाज होने से पहले साजिश हो रही थी, उस वक्त भी बात चेहरे सामने आ गए थे। और बहुत दूसरा देखेंगे कि कोई करप्ट यानी कोई ब्लैक शीप जो है, जेट ब्लैक, वो कतन चाहे वो जितना भी ताकतवर पॉपुलर हो उसको टिकट नहीं दिया जाएगा और साफ सुथरे लोगों को टिकट देने का अमल अनाउंसमेंट जो है कब तक शुरू हो जाएगी? कुछ ग्रे एरियाज होते हैं वहां पर जो मैं कह रहा हूँ टिकट के जो सब कितने दिन बाद अनाउंसमेंट शुरू कर देंगे आप? मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अभी चेयरमैन ने तो फैसला नहीं किया। एक तो ये है कि कल वो इंशाल्लाह अपनी इंतखाबी मुहिम को पहले दिन लोगों को उसके बारे में बताएंगे, पहले जलसे के बारे में बताएंगे कि वो कहाँ जलसा करने जा रहे हैं, और उसके साथ ही हम कैंपेन किक ऑफ कर देंगे। इसके अलावा जो हमारे गिरफ्तार शुदगान है 300 वो जो ही रिहा होंगे इतवार को, उनके लिए भी एक प्रोग्राम जनाब चेयरमैन करेंगे। चौधरी साहब ये बताइए कि आप कहते हैं कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस रहे उनको टिकट नहीं दिए जाएंगे, इसका फैसला कैसे होगा कि ये करप्ट है? बहुत से लोगों के तो अभी अदालत में केसेस जारी हैं या मुख्तलिफ एंटी करप्शन में, कोई नैब में, कोई FIU में उसकी तलब ही हो रही है, तो इसका फैसला किस तरह किया जाएगा? केसेस चलने वालों पे या जिनका फैसला हो चुका? नहीं, जो विक्टिमाइजेशन हो रही है ना, बिल्कुल हमें वाज़ेह तौर पर पता है कि नैब या FIA या दीगर हुकूमती अदारे किस तरह हमारे दोस्तों को विक्टिमाइज कर रहे हैं, हमें ये सारी मालूमात हैं। लेकिन जिन लोगों ने किसी करप्ट प्रैक्टिसेस में रहे हैं उसकी भी मालूमात हैं। जैसे मैंने अर्ज किया कि हमारे 1 से ज्यादा लोग जानते हैं कि इन जो हमारी हुकूमत के 3.5 पौने 4 साल थे उसमें क्या हुआ और बाद में क्या हुआ, सारी चीजें मालूम है। तो वो इस तरह यानी मैं तो नहीं अर्ज कर सकता मीडिया के ऊपर, आप इजाजत दें तो मैं अर्ज कर दूंगा, लेकिन जी आप जरूर, आपको तो इजाजत है। चौधरी साहब मुझे कुछ आपको भी पता है, कुछ मुझे ही पता है, तो अब चौधरी साहब ये बताइए, बाबर अवान साहब ने आज एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन सामने रखती है। वो ये कहते हैं कि कुछ स्नाइपर्स तैयार किए गए हैं, खुफिया एजेंसीज बैरून मुल्क की उसमें मुलव्वस हो सकती हैं, खान साहब को टारगेट करने का कोई नया प्लान है। इस हवाले से क्या खबरें हैं? अगर यही प्लान है तो फिर इलेक्शन कैंपेन किस तरह चलाएंगे? देखिए इंशाल्लाह जी, इमरान खान तो यानी उस जैसा बहादुर आदमी तो शायद ही किसी ने पाकिस्तान के अंदर सियासत में देखा होगा, जिस बहादुरी के साथ उसने ये 10-11 महीने गुजारे हैं। ये तीसरी अटेम्प्ट हो असैसिनेशन के, खुदा न खास्ता सुमा खुदा न खास्ता अगर हुई तो इससे पहले 2 मरतबा तो हो चुकी है, और 1 मरतबा तो ज़ाहिर गोलियां उनके जिस्म से गुजर गई हैं। तो इसलिए हमें बिल्कुल अंदर से इत्तलात मिलती हैं, और हुकूमत ने तो वाज़ेह तौर पर यानी हमारी वजारत दाखिला ने तो कायदा लिख कर भी बताया कि तुम्हारी जान को खतरा है। अलबत्ता कहा यह है कि बैरूनी एजेंसियां, बैरून मुल्क जो एजेंसियां, उनसे खतरा है। हालांकि सबसे ज्यादा खतरा तो इनसे है जिन्होंने यानी हम तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि जिन लोगों ने अरशद शरीफ को शहीद किया है वही इमरान खान को कत्ल करना चाहते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। खान साहब ने नाम लिए हैं बाकायदा उन लोगों के, FIR दर्ज कराने की कोशिश की है हमने कि वो उसमें नामजद थे लोग, लेकिन यह है कि ये मौजूदा निज़ाम जो है उनको FIR दरकिनार उनका जिक्र भी नहीं करना चाहते और बिल्कुल कवर अप कर रहे हैं। जो JIT बनाई गई थी उसने अपना काम पूरा किया, वो सारी JIT का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, अफसरों को डराया धमकाया, वो उससे अलग हो गए। फिर उसकी रिपोर्ट को कहीं खुफिया तौर पे इन्होंने जाया कर दिया। जब गुजरांवाला कोर्ट के साहब ये तो बता दें इलेक्शन शेड्यूल किस दिन अनाउंस हो रहा है और सदर साहब की मुलाकात भी किस दिन हो रही है खान साहब के साथ? शेड्यूल मुझे लगता है ये है कि 20 मार्च के लगभग इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने का इम्कान है। तो चौधरी साहब, ये जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सदर ममलिकत से मुलाकात हुई थी उसके बाद ही कुछ चीज़ें तब्दील हुई, उस मुलाकात के अंदर क्या चीज़ तय पाई है? देखें, उनको भी यही कहा गया था कि वो करें ऐलान, और इसके अलावा क्या चीज़ तय हो सकती है? गवर्नर के साथ उनको हिदायत दी गई थी कि आपने तो तोड़ी है हुकूमत, आपने तो तहलील की है असेंबली, इसलिए आपको तो बाकायदा वही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। और मेरा ख्याल है कि
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करना होगा। राना साहब, मैं आपकी वसातत से ये बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो उनकी इहानत हो रही है, जो उनको डराया धमकाया जा रहा है। कल का जो हामिद मीर के प्रोग्राम के अंदर जो क्लिप है कि अब अल्लाह ही उनको बचाए, यानी इस तरह की कोई बात उन्होंने की है, तो ये तो खुल्लम खुल्ला धमकी है। और पूरी कौम आज अदलिया, आज़ाद अदलिया के साथ खड़ी है, पूरी सिविल सोसाइटी उनके साथ खड़ी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो धमकी है, ये जहाँ से भी आई है, ये जो भी जर्नलिस्ट इस तरह की बात करता है उसको वो बात भी पूरी बतानी चाहिए, क्योंकि इसमें इंसानी जान तो सब बहुत सी बातें हैं जो हम नहीं बता सकते, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन इजाज़त नहीं है बातें करने की। लेकिन पाकिस्तान के अदारे हमेशा कायम और दायम रहेंगे और पाकिस्तान के अदारों को मैं नहीं समझता किसी जगह पे कोई नुकसान पहुंचे। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तानी इसके हवाले से, मईशत के हवाले से, इक़्तिसादियत के हवाले से और अवाम के मसाइल के हवाले से मज़ीद बात की जाएगी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पंजाब के अंदर अगर इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान हो जाता है तो उसके बाद तेज़ी किसकी तरफ से देखने में आएगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अभी तक का बयानिया अवाम के सामने है कि वो क्या बयानिया रखना चाह रहे हैं और उस बयानिए की तवक्को अवाम से क्या लगाए बैठे हैं। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस नैरेटिव से मैदान में उतरेगी, ये एक बुनियादी सवाल है। राना साहब, क्या समझते हैं, तहरीक इंसाफ का इलेक्शन के हवाले से होमवर्क मुकम्मल है? PMLN तो कहती है कि हमने तो मुकम्मल कर लिया, हम तो कैंपेन चला रहे हैं। देखिए, मेरे पास जो इतला है, मुस्लिम लीग नून जो है उनके पास जो अब तक की चीज़ें हैं वो चंद हल्के हैं जहाँ पे उन्हें यकीन है कि हमारे जीत जाएंगे, जबकि तहरीक इंसाफ जो है वो अपना तमाम काम मुकम्मल कर चुकी है। यस सर, तमाम काम। और मैं आपको खबर ब्रेक करता हूँ, 100 के करीब नए चेहरे लाए जा रहे हैं, 100 के करीब नए चेहरों को। एक सूबे में मैं कह रहा हूं, दोनों सूबों में? ये दोनों सूबों में। अच्छा। KPK और पंजाब में 100 के करीब नए चेहरे लाने का फैसला हो चुका है। अब मैं आपको बड़ा सिंपल समझाता हूँ। लंदरोड शहर से हमेशा ये हारते थे, यहाँ वहाँ से मियाँ सलमान शुएब है, उसको कहा गया जी आप तैयारी करें। अच्छा, नून लीग ने कारा में 2 सीटें सिर्फ नून लीग को मिलेंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, एक मियाँ फ्याज की मिलेगी, मियाँ फ्याज जो फ्याज जफर की, और एक रियाज जज की। इसके अलावा वहाँ से कोई जीतता नजर नहीं आता। इसी तरह हसन चौधरी है, ये PP 148 से ये नया चेहरा आएंगे। मैं आपको अभी नए चेहरे से बता रहा हूँ। उसके बाद वकास महमूद मान है, ये मैं लिस्ट वो है जो मैंने PTI से मुझे मिली। वकास महमूद मान है। वकास महमूद मान जो है ये लंदन से पिछली दफा इमरान खान को वोट डालने आए थे। अच्छा। और उसके बाद यहीं पे रह गए। उन्होंने कहा मैंने तहरीक इंसाफ के रात रहना है। उसके वाल चचा सारे सियासत में है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको टिकट की बड़ी उम्मीद है। ये PP है 141, इसमें एक विरक साहब है, एक सलमान है, तीनों में से एक को मिलनी है, लेकिन ये शख्स वहां से छोड़ के आ गया। तो कप्तान ये सारी चीजें देखना। उसके बाद आप आ जाए इसके आपके फैसलाबाद में PP 110 है, वहां पे असगर मिर्जा, इसको बड़ा काउंट किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि ये ओवरसीज है और ये पाकिस्तान में टाइम देते हैं, इसको बड़ा करना है। उसके बाद आप आ जाए, बहुत बड़ी एक नाम है, ये है उकारा, यहां पे मार अब्दुल सत्तार है। मार अब्दुल सत्तार वो आदमी है कि जिसने बेइंतहा काम किया था, बेइंतहा काम। मार अब्दुल सत्तार आजाद हसीयत से भी इलेक्शन लड़ा, सारा कुछ किया, वो PTI में शामिल करवाया उन्होंने। मार अब्दुल सत्तार मज़ारों का सबसे बड़ा लीडर है। उसको जिस शख्स ने आजाद हसीयत से 30-35 हज़ार वोट लिया, फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, उसको किया जा रहा है। उसके बाद आप आ जाए, उमर गनी गुमन है, ये सियालकोट में है 39 PP 39 में, इनको नए चेहरा जो है इसको लाया जा रहा है। फिर यासर गिलानी को लाया जा रहा है लाहौर शहर से, यासर गिलानी को लाया जा रहा है। PP 39 से मैंने आपको बताया कि गनी है, उमर गनी गुमन, इनके का किया जा रहा है। फिर एक शख्स जिसने बहुत ज़्यादा इमरान खान के लिए काम किया, बेइंतहा, ओवरसीज़ में भी किया, पाकिस्तान में भी किया, नवीज शरीफ, उसको लाया जा रहा है। अच्छा, कर क्या रहे हैं, मैं जिस तरह बताऊँ, नवीज शरीफ जो है इसने बेइंतहा ही काम किया, थोड़ा काम नहीं किया, बेइंतहा काम किया। उनका लिस्ट में नाम शामिल है। ये लिस्ट, ये वो नाम शामिल है जो कप्तान की अपनी टीम में बनाया, ये वो नाम शामिल नहीं है। और नॉन लीग से मैंने जिस तरह क्या, उकारा से सिर्फ ये एक तस्वीर नजर है, ये फ्याज जफर, वो जीता नजर आता है, उसकी पोजीशन अच्छी है, वो जिस भी जमात से खड़ा हो, लेकिन वो नॉन लीग के है। इसी तरह हसन है लाहौर से, उस हल्के से जहाँ मरियम ला रही है, उसके नीचे MPA जो है ना, उससे। और ये भी बड़ा हसन चौधरी बड़ा
नए चेहरे हैं सारे, तो नए चेहरे लाए जा रहे हैं या सर यंगस्टर। अच्छा राना साहब ये बताएं, और मैं ये भी आपको बता दूं, एक चीज बता दूं फिर आपका सवाल। जी। पाकिस्तान की सियासत में कप्तान ने एक नया काम शुरू किया है। बहुत से लोग ना, बहुत से सदूर्स ने अपनी लिस्टें बना के भेजी थी, कप्तान ने उन पर यकीन नहीं किया। कप्तान ने यकीन इतना किया कि उनकी लिस्टें भी रखी, लेकिन अपने सर्वे भी शुरू करा दी, और अपने सर्वे जो शुरू कराए हैं उसमें अब मुख्तलिफ लोगों को लेने लगे हैं। अब होगा क्या? नहीं, जब सुदूर ने लिस्टें भेजी हैं तो अपने सर्वे में किसकी मुआवनत हासिल की गई? उसमें इन्होंने अपनी एक टीम बनाई की, वो टीम जो है वो सारा काम करेगी। उस टीम ने सारा चीज़ें देखनी है कि किस तरीके से कहाँ पे किसको क्या करना है। वो टीम भरपूर काम कर रही है, और ऐसे ऐसे लोग सामने आएंगे कि आपकी सोच से हटके होगी। और कप्तान ने आज एक मैसेज कप्तान की तरफ से चल गया है। मैसेज पता क्या चला है? मैसेज ये कि आपने ये नहीं देखना कि आपको कौन पसंद है कौन पसंद नहीं, आपने बल्ले पे मोहर लगानी है, आपने कप्तान के खिलाड़ी को जिताना है। ये कप्तान की तरफ से एक वाज़ेह तौर पे होगी। और मैं आपको ये भी खबर दे दूँ, कुछ सेनेटर, जिस तरह हमने इजाज़ चौधरी सबसे बात की है ना, उन्होंने वलीद इकबाल का नाम लिया कि वाकई वो लड़ना चाहे। कुछ सेनेटर्स ला रहे हैं, अच्छा जो सेनेटर्स ला रहे हैं जब वो जीत जाएंगे तो उनकी सेनेट की जो नशिस्त है वो उन लोगों को जिनको टिकट नहीं मिलेगी लेकिन वो बड़े एक्टिव है और पार्टी के साथ ठीक रहे हैं, वो टिकट उनको दे दी जाएगी। अच्छा। ये कप्तान का। उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन बिल्कुल तैयार पड़े हैं। कप्तान ने चेयरमैन किसको बनाना है, वाइस चेयरमैन किसको बनाना है, ज़िले का, डिस्ट्रिक्ट का, तहसील का, उसके लिए भी होम वर्क पूरा मुकम्मल हो चुका है। अब देखना सिर्फ ये है कि कितने लोग थे। मिसाल के तौर पे एक शख्स आपके साथ रहे, लेकिन आपको पता है कि उसने पूरा साल इलेक्शन के बाद काम नहीं किया और अब वो इलेक्शन नहीं जीत सकता, लेकिन है वो आपका। अगर उसी हल्के में एक और शख्स है, वो भी आपका है, लेकिन उसे पिछली दफा टिकट नहीं मिली, अब उसका होमवर्क बड़ा अच्छा है, तो कप्तान उसको अव्वल तरजीह देगा। जिस तरह आपके बुरेवाला में, विहारी में है वो आयशा नज़ीर जट, मतलब वो ख़ानदान वो है कि जो बुरेवाला विहारी में आज़ाद हैसियत से वो इतना वोट ले जाते हैं। अब तो पीटीआई के हैं वो। राना साहब आप क्या समझते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सिफारिशात से कितने लोगों को टिकट्स मिलेंगे? देखें जी, आज तो कप्तान ने कमाल कर दिया चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से। मैं कह रहा हूँ कि बहुत कम ऐसा देखने में आपको। आज कप्तान ने क्लियर कहा है, उसने कहा जी चौधरी परवेज़ इलाही पर जितना प्रेशर था, जितनी उन पर दबाव था, उन पर और मोहम्मद इलाही पर, और उन्होंने वो सारी चीज़ें हमारी खातिर छोड़ दी, तो अब हम भी वफा निभा के दिखाएंगे। ये बड़ा क्लियर का है। और चौधरी परवेज़ इलाही जितनी टिकटें मांगेंगे कप्तान उतनी टिकटें देंगे, ये मैं आपको खबर ब्रेक कर देता हूँ। ये जो शोर मचा हुआ ना, नहीं जी वो इतनी टिकटें नहीं, परवेज़ इलाही जो मांगेंगे कप्तान देने के लिए तैयार होगा। कप्तान अपने वफादार साथियों को नहीं बोलता। आज देखे, आज कप्तान कह सकता था ना कुछ चीज़, उसने आज बिल्कुल हम सहाफ़ियों से जो मुलाकात की है उसमें किस तरह क्लियर कहा उन्होंने कहा बात बड़ी क्लियर है, परवेज़ इलाही ने इंतहा कर दी है, मोहनस ने इंतहा कर दी है, और मैं मोहनस इलाही और परवेज़ इलाही के एहसान कभी नहीं भूल सकता। अब मैं उनके साथ वफादारी करके दिखाऊंगा। अगर परवेज़ इलाही असम्बली उस वक्त ना तोड़ता तो सारा सिस्टम ही खत्म हो जाना था ना, ऐसा है नहीं था। परवेज़ इलाही ने जितना प्रेशर सहा है मुझे पता है यासर, मैं तो मिलता हूँ, और जितनी तकलीफ़ें वो बर्दाश्त कर रहे हैं, जितने मुकदमात उन पे हो रहे हैं, जितने उनके लोगों को जलील किया जा रहा है, उनके रिश्तेदार होना जुर्म बन गया है, उनका साथी होना जुर्म बन गया है, उनके साथ चलने वाला जो है वो रातों को गायब कर दिया जाता है, तो इससे ज़्यादा और क्या होगा? जुर्म साहब क्या समझते हैं, वो जो केस बन रहे हैं, प्रोसिक्यूशन तहकीकात करेगी, चौधरी साहब के गिर्द घेरा तंग नहीं होगा? बिल्कुल, चौधरी साहब को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद शायद बहुत सी चीज़ें बदल जाए। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, चौधरी परवेज़ इलाही एक ढीले की भी ना करप्शन खुद, मतलब उनकी ज़ात पे एक इल्ज़ाम नहीं होगा। हाँ, उनके इर्द गिर्द लोगों पे हो सकता है की भी होगी, किसी ने नहीं भी की होगी, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ऐसा काम नहीं करता। मैं आपको एक ज़ाती, वो अवामी सा आदमी है। मैंने देखा है कि उसके MP वो वज़ीर आला था तो इस तरह लगता था कि हर MP वज़ीर आला है। वो वज़ीर आला था तो वहाँ पे हर शख्स जाता था, मिलता था, काम होता था, फौरी फ़ोन करता था। वो ये नहीं कहते थे यासर साहब फ़लाँ ना, फौरी फ़ोन होता था, भाई ये काम करना है। मतलब हम सहाफ़ियों के लिए तो वो उन्होंने जितने काम किए कोई सोच नहीं सकता। आम आदमी के लिए उतने जितने अरसे में वो रहे हैं, आप देखें ना उनका सबसे बड़ा काम क्या है। किस किस जगह नहीं दुरूद पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को लगाया। पूरे असम्बली के अंदर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम इसमें ग्रामी वहाँ लगा दिए गए, अल्लाह ताला के नाम लगा दिए गए, दुरूद पाक लगा दिए गए, हर चौक चौराहे में लगा दिया गया, और किताबों के अंदर फिर ख़त्म नबूवत के हवाले से ये सारी चीज़ें कभी किसी ने की थी? उन्होंने दीन भी
और दुनियावी दोनों की है। तो इमरान खान जो है वो भी जिसका साथ देता है पूरा देता है, जिसका साथ नहीं देता वाज़ेह तौर पे कह देता है। तो आने वाला तो सर फिर मोहसिन नकवी साहब भी मस्जिद नबवी की तर्ज की यहाँ पे मस्जिद तामीर करवाना चाहते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मोहसिन नकवी साहब करे, ये बहुत अच्छी बात है। देखें कोई भी अच्छा काम करेगा ना हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। हम सियासी वर्कर नहीं हैं, हम सहाफ़ी हैं, हमें अप्रिशिएट करना है। जिस तरह मैं चाहता था इसको डिस्कस करूं कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है, पाकिस्तान से हमारे हैदर अमीन साहब भी गए हैं तुर्की और वहाँ पे मदद भी की गई है तुर्की की, और वहाँ पर तुर्की के लोगों के साथ बहुत से एग्रीमेंट भी साइन हुए हैं। वो अब्दुर्रहमान साहब भी हैं, चौधरी अब्दुर्रहमान साहब जो हैं वो भी हैं, वो गार्बन प्रेसिडेंट है और उन्हें वहाँ पे शीट भी मिली है, हैदर अमीन साहब को मिली है, और वहाँ पे बड़ा कुछ हो रहा है। यानी ये लोग जो कर रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं ना, ये हुक्मरानों को करना चाहिए था जो ये कर रहे हैं। आज भी सियासतदान जो कर रहे हैं वो काम सियासतदानों का नहीं है, और जो सहाफ़ी कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए वो काम सियासतदानों का था, लेकिन सहाफ़ी इसलिए कर रहे हैं कि सियासतदान उस काम की तरफ जा नहीं रहे। अच्छा राणा साहब क्या समझते हैं, पंजाब में इंतखाबात के बाद फ़र्ज़ कर लीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वज़ीर आला कौन होगा, उसके लिए क्या अभी से कोई लॉबिंग है? नहीं, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब तो अब सदर बन चुके हैं PTI के। मैं मज़े वाली बात तो आज ना मैं नाम नहीं लेता, आज एक हमारे दोस्त ने वहाँ पे खान साहब से कहा कि खान साहब फ़लाँ शख्स, वो शख्स वहीं पे बैठा था कि ये बड़े फेवरेट हैं, आप इनको वज़ीर आला बना देंगे। तो खान साहब ने कहा यार आज आपने सबसे पहले इनकी मुखालफत कर दी है। ये लफ्ज़ उन्होंने कहा, और खान साहब ने कहा मेरे पास कुछ 100 नाम है, 100 नाम वज़ीर आला के लिए। वज़ीर आला के लिए। सही। और एक बात बड़ी उन्होंने की, वो बड़ी सोचने वाली बात, उन्होंने कहा अब ये लफ्ज़ अदा किया, अब फैसला वज़ीर आला बनाने का मैं खुद करूँगा। अब फैसला वज़ीर आला बनाना का मैं खुद करूँगा। तो ये बात खान साहब ने की। तो यासर ये चीज़ें तो बड़ी क्लियर सी। आज बहुत सी चीज़ें जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना चाहता हूँ, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, और ये अच्छी बात है, ये अच्छी चीज़ है। और उन्होंने बड़ा क्लियर कहा, और उन्होंने बहुत सी और चीज़ें हैं जिनके हवाले से उन्होंने खुल के ऐलान किया, खुल के बात की। तो यासर आने वाले दिन राणा साहब ये बताइए, पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा में किसी जगह पे सीट एडजस्टमेंट हो सकती है PMLN PPP? सोचिएगा भी नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ किसी जगह सीट एडजस्टमेंट नहीं है। आपको बता दूं मुत्तहिदा मजलिस अमल के साथ सीट नहीं, मैं PMLN और PP की बात कर रहा हूँ। ना जी, नहीं छोड़ दें जी, मैं उनके भी आपको आज एक खबर दे दूं। टाइम कम है सर। राणा साहब 1 मिनट में बता दूं, पीपल्स पार्टी ने सीटें पंजाब में मांगी, नून लीग ने सिंध में मांग ली, सही, तो टूट गई तरक्क करके। यानी अगर इधर हिस्सा नहीं मिलेगा तो फिर उधर हिस्सा नहीं मिल सकता। आप उधर हिस्सा नहीं देना चाहते तो फिर इधर कैसे मांग सकते हैं? ये बुनियादी तौर पे जवाब पेश किया जाएगा, और इसी की बुनियाद पे ऊपर इख्तलाफात पैदा हो रही है। यही इख्तलाफात जो हैं ये टर्नओवर में बहुत बड़ा मार्जिन किसी और के लिए पैदा कर देंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राणा साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।